Hello and welcome to Stock Watch presented by HBL and powered by Chase Securities. मैं हूं शुजा कुरैशी और मैं हूं शहबाज अशरफ। 2025 में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने इन्वेस्टर्स को तकरीबन 51% का रिटर्न दिया और अब सवाल ये है कि 2026 में इन्वेस्टर्स PSX से कितना रिटर्न हासिल कर सकते हैं। इस पर आज हम तफसील से बात करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। इस हफ्ते का आगाज़ तेज़ी से हुआ। उसकी वजह ये थी कि संडे को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार ने ये ऐलान किया कि UAE जिसने तकरीबन $3 बिलियन स्टेट बैंक में डिपॉजिट रखवाए हुए हैं, उसमें से $1 बिलियन को वो इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करेगा। और उन्होंने फौजी फाउंडेशन का उसमें नाम बताया और कहा कि ये डील अभी से बात हो रही है और उम्मीद है कि इस कैलेंडर ईयर के फर्स्ट क्वार्टर तक ये मामला तय पा जाएंगे। अब इसकी तफसीलात ज़ाहिर है के सामने नहीं थी, लेकिन ये न्यूज़ ही काफ़ी थी। और जब मंडे को मार्केट खुली तो हमने देखा कि फ़ौजी ग्रुप की जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं उसमें काफ़ी तेज़ी नज़र आई और इंडेक्स पहले दिन बआसानी 1,73,000 का लेवल अबूर कर गया। उसके बाद ऑफ कोर्स ईयर एंड था तो हमने करेक्शन भी देखी, उसमें सीमेंट सेक्टर में ज़्यादा करेक्शन नज़र आई, लेकिन बैंकिंग सेक्टर ने लीड किया। सो इन द एंड हु टुक द वीक, बुल्स और बेयर्स? लेट्स फाइंड आउट। सो वंस अगेन बुल्स टुक द वीक और हमने इंडेक्स को ऑलमोस्ट 1,79,500 के पास ट्रेड होते हुए देखा और इंडेक्स क्लोज हुआ है 1,79,035 के लेवल पे, गेनिंग 6,634 पॉइंट्स या 3.8%। और अगर हम इस हफ्ते के टॉप गेनर्स और लूजर्स पर नजर डालें तो इस हफ्ते सबसे ज़्यादा इजाफा JVDC की स्टॉक प्राइस में हुआ, दैट वाज अप 24.2%। SS ऑयल मिल्स वाज अप 12.62%। UBL की स्टॉक प्राइस में इस हफ्ते 12.49% का इजाफा हुआ। फौजी फूड्स वाज अप 11.54% और एंग्रो फर्टिलाइजर की स्टॉक प्राइस में इस हफ्ते 10.89% का इजाफा हुआ। इस हफ्ते के टॉप लूजर्स पर नजर डालें तो सीमेंट स्टॉक्स डोमिनेट कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा कमी DG खान सीमेंट की स्टॉक प्राइस में हुई और इट वाज डाउन 9.6%। चिराग सीमेंट की स्टॉक प्राइस में 7.6% कमी हुई। कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स वाज डाउन 7.4%। कोहाट सीमेंट 6.4% और मेपल लीफ सीमेंट की स्टॉक प्राइस में इस हफ्ते 4.2% की कमी हुई। तो इस हफ्ते जो हमने रिकॉर्ड तेज़ी देखी उसकी वजह क्या थी? व्हाट वाज द बिग स्टोरी? लेट्स फाइंड आउट। ना जैसे कि मैंने कहा कि इस हफ्ते की सबसे बड़ी स्टोरी तो यही थी कि UAE जो है उसका प्लान ये है कि जो आउट ऑफ $3 बिलियन $1 बिलियन को वो कन्वर्ट करेगा इनटू इन्वेस्टमेंट। और जैसे मैंने कहा कि अभी डिटेल्स अवेलेबल नहीं है। फौजी फाउंडेशन का नाम आ रहा है और हमने देखा कि इस हफ्ते पूरा हफ्ते ही फौजी ग्रुप की जो लिस्टेड कंपनीज हैं उसमें काफ़ी पॉजिटिव सेंटिमेंट रहा। सो शहबाज, अभी डिटेल्स आर अवेटेड, लेकिन ये बात है कि वो कन्वर्ट करेंगे अपना ये $1 बिलियन को इन्वेस्टमेंट में और फौजी फाउंडेशन का नाम आ रहा है। अब इसमें हमें ये भी नहीं पता कि कौन कौन सी कंपनीज़ में जो है इन्वेस्टमेंट की जाएगी, क्या मोड होगा, तो डिटेल्स अभी हमको दरकार हैं इस पे। आई थिंक आप सही बोल, डिटेल्स अभी हमारे पास नहीं है, बट आई थिंक एज पर माय अंडरस्टैंडिंग ये एक डेट इक्विटी स्वैप है। ये होगा कि जो बेसिकली जो गवर्नमेंट का डेट है वो इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब जो पैसे हैं जो गवर्नमेंट है वो फौजी फाउंडेशन में इंजेक्ट करेगी और कुछ पैसे फौजी फाउंडेशन भी इंजेक्ट करेगी। तो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक एक स्पेशल पर्पज व्हीकल बनेगी जहां गवर्नमेंट पैसे इंजेक्ट करेगी, जो बेसिकली एसेट होगा ऑफ द UAE गवर्नमेंट, और फौजी फाउंडेशन भी इन्वेस्ट करेगी एज इन स्पेशल पर्पज व्हीकल। और एज पर माई इनिशियल अंडरस्टैंडिंग मुझे लगता है कि ये ऑलरेडी जो लिस्टेड कंपनी माई इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, एक नई इन्वेस्टमेंट होगी इन द फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर या माइनिंग या IT सेक्टर में। ऑफकोर्स जब डिटेल अभी आगे जाके आएंगी और आई थिंक ये इसकी फाइनलाइजेशन तकरीबन 2-3 महीने तक हो जाएगी डील की। अच्छा, एक और बिग स्टोरी ये भी थी कि हमने टुवर्ड्स द एंड थर्सडे फ्राइडे को OGDC और PPL की तरफ से अनाउंसमेंट देखी, वहाँ पे नई डिस्कवरीज हुई हैं। तल ब्लॉक में ख़ास तौर से जो डिस्कवरी की खबर आई फ्राइडे को, OGDC में उसका स्टेक है, PPL का भी स्टेक है, तल ब्लॉक में POL का भी है, तो वो भी एक उसने भी काफ़ी पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट किया और ये दोनों स्टॉक्स ने अच्छी रैली दिखाई। और चूँकि बड़ी कंपनीज हैं, इंडेक्स सही वेट्स हैं और इसलिए भी हमने देखा कि इंडेक्स में हमको इजाफा नज़र आया। तो तल ब्लॉक में डिस्कवरीज इज़ अ गुड थिंग शहबाज। काफ़ी अर्से बाद वहाँ से एक अच्छी बड़ी डिस्कवरी की हमको खबर मिली है। आई थिंक इंटरेस्टिंगली बहुत बड़ी खबर है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू तल ब्लॉक, बिकॉज तल ब्लॉक में काफी टाइम से कोई डिस्कवरी नहीं आ रही थी। और हम नॉर्मली देखा है कोई भी डिस्कवरी इन द पास्ट तल ब्लॉक से आई है तो एक हैवी वेट होती है, उसका काफी कंट्रीब्यूशन होता है, स्पेशली विद पाकिस्तान ऑयल फील्ड। सो अगर आप देखें OGDC और PPL, उनके पास तो बाकी कॉन्ट्रीब्यूशन भी, जहाँ उनकी फील्ड जहाँ से ऑयल की कॉन्ट्रीब्यूशन आती है, गैस की कॉन्ट्रीब्यूशन आती है, बट दिस डिस्कवरी इज वेरी सिग्निफिकेंट स्पेशली फॉर पाकिस्तान ऑयल फील्ड। बिकॉज अगर आप देखें पाकिस्तान ऑयल फील्ड की जो रिजर्व लाइफ है तकरीबन 5 से 6 साल है,
कंपेयर टू ओजीडीसी एंड पीपल 10 साल है। सो आई थिंक यस, अगर हम ये अभी डिस्कवरी देख रहे हैं, गोइंग फॉरवर्ड वी माइट सी मोर डिस्कवरीज फ्रॉम अ सिमिलर एरिया और सिमिलर ब्लॉक गोइंग फॉरवर्ड। अच्छा, एक और बिग स्टोरी थी और वो आई सीमेंट सेक्टर से, और वो थी डीजी खान सीमेंट का अनाउंसमेंट कि वो एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हैं। 11,000 टन्स पर एनम क्लिंकर और ज़ाहिर है तकरीबन 3 to 4 मिलियन टन्स पर एनम फिर उनकी कैपेसिटी एनहांसमेंट होगी। ये ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट होगा, इसके लिए जो है वो अनाउंसमेंट किया गया। और हमने देखा था कि जहां मैंने आपको शुरू में बताया था कि आगाज़ 23 से वो था मार्केट का, लेकिन पहले दिन से ही डीजी खान सीमेंट के स्टॉक में हमको सेलिंग नज़र आ रही थी। नाउ शहबाज, ये बताइए कि जो एक्सपेंशन ये करने जा रहे हैं, ये ऑफ कोर्स वी डू नो कि अनाउंसमेंट आई है आफ्टर मेपल लीफ ने पायनियर सीमेंट को एक्वायर करने जा रहे हैं, तो मार्केट शेयर को रिटेन करने के लिए भी एक्सपेंशन है। बट हाउ डू यू सी दिस मूव फॉर द इंटायर इंडस्ट्री एंड फॉर डीजी खान सीमेंट स्पेसिफिकली? देखिए, आप जहाँ तक टाइमिंग की बात करें तो टाइमिंग थोड़ी सी आई थिंक प्रॉब्ली इतनी करेक्ट नहीं है, बिकॉज अगर आप इस तरह देखें जो फिलहाल यूटिलाइजेशन लेवल है इंडस्ट्री का वो तकरीबन 53% और लोकलाइजेशन लेवल, वेराज जो अगर आप एक्सपोर्ट्स को मिला दें तो यूटिलाइजेशन है तकरीबन 60% हो जाती है। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लास्ट टाइम जब एक्सपेंशन साइकिल हुई थी उसमें डीजीकेसी ने नॉर्थ में एक्सपैंड नहीं करा था, साउथ में एक्सपैंड करा था। So yes, because of other expansions coming online by other players, DGKC ने अपना मार्केट शेयर लूज कर दिया था। जहां तक आपने बात करी एक्सपेंशन एक साइजेबल है, हमें देखा लास्ट फ्यू इयर्स जो भी एक्सपेंशन अनाउंस हुई है, whether it's brownfield और greenfield, वो तकरीबन 2 से 2.5 मिलियन टन होती है, पर ये एक्सपेंशन तकरीबन द रेंज ऑफ 3 मिलियन से 3.5 मिलियन टन की है। तो ऑफ कोर्स टाइमिंग थोड़ी सी ऑड है, बट मेरे ख्याल से फ्रॉम अ डीजीकेसी पर्सपेक्टिव आई थिंक ये आइडियल है। बिकॉज देखिए ना, डीजीकेसी ने अनाउंसमेंट करी है कि ये दे प्लान टू ओपन एलसी फॉर क्लिंकर कैपेसिटी, और आपने ये देखना है कि ये एक सीमेंट की एक्सपेंशन, ये क्लिंकर की एक्सपेंशन है। मैं इस तरह आपको क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज डीजीकेसी ने ये भी मेंशन करा है कि जो उसकी कॉस्ट होगी तकरीबन वो 50 बिलियन रुपीस की होगी। वो मुझे ये लग रहा है कि डीजीकेसी क्या करेगा, उसकी कुछ पुरानी लाइंस है उसको वो बंद भी कर सकता है, एंड दे वांट अ मोर एफिशिएंट लाइन। तो अगर आप देखें डीजीकेसी की आप ग्रॉस मार्जिन देखें कंपेयर टू अदर कंपनीज, वो काफी ऑन द लो साइड होते हैं, थोड़े से बेहतर हो जाते हैं, बट यस बिकॉज ऑफ इनएफिशिएंट प्लांट्स डीजीकेसी थोड़ा सा हैम्पर करा इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। और एक और रीजन अगर आप देखें आज एक्सपेंशन अनाउंस करते हैं तकरीबन 2 से 2.5 साल लगेंगे फॉर द एक्सपेंशन प्लान टू कम ऑनलाइन। अगर मैं इस तरह आपको देखूं कि अगर आपकी यूटिलाइजेशन लेवल फिलहाल जो मिला के वो 60% है इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट्स, एक अच्छी साइकिल सीमेंट की साइकिल अगर 1 साल 2 साल आ जाती है, यूटिलाइजेशन लेवल कैन बी अबाउट 75-80% इन नेक्स्ट 3 इयर्स। सो फिर सब एक्सपेंशन अनाउंस करेंगे। तो मुझे ये लगता है कि यस डीजीकेसी ने एक्सपेंशन अनाउंस करी है, और आई थिंक ये डीजीकेसी एक्सपेंशन अनाउंस करना चाह रहा था, कोई 1.5-2 साल से अनाउंस करना चाह रहा था। हमने पहले भी देखा कोहार्ट ने भी अनाउंस करी, मगर उसने दोबारा वापस ले ली अनाउंसमेंट। बट आई थिंक सो लास्ट एक्सपेंशन में मेपल लीफ ने अनाउंसमेंट एक्सपेंशन करी थी, और चिराग ने करी थी, और फौजी सीमेंट ने करी थी, सॉरी। लास्ट एक्सपेंशन में कोहार्ट और चिराग ने नहीं करी थी। सो आई थिंक इस एक्सपेंशन के बाद मोस्ट लाइकली हो रहा है कि डीजीकेसी ने अनाउंसमेंट कर दी है, और बाकी भी अनाउंसमेंट करेंगे। देखिए एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊं कि स्पेशली इन दीस टाइम आपको रूपी काफी स्टेबलाइज्ड है, आपकी एलसीज बहुत आसानी से खुल रही है, तो इट्स इजियर टू इंपोर्ट अ प्लांट कंपेयर टू ओल्डर टाइम्स। सो आई थिंक जहां तक एक इशू हो सकता है सप्लाई ओवरहैंग का, और उसकी वजह से हमने देखा है कि जब भी एक्सपेंशन आई है तो कोई प्राइस डिस्टॉर्शन हुई है, मगर मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब लास्ट एक्सपेंशन आई थी तो वहां हमने देखा था कि प्राइस डिसिप्लिन मेंटेन हुआ था। मैं आपको क्यों ये बात बोल रहा हूँ, बिकॉज आई थिंक ऑल द इन्वेस्टर्स, ऑल द सीमेंट प्लेयर्स हैव लर्न्ड द हार्ड लेसन कि प्राइस ब्रेकअप से या प्राइस डिसिप्लिन तोड़ने से सबको नुकसान ही होता है। नाउ शहबाज, अगर हम डीजी खान सीमेंट की बैलेंस शीट पर्सपेक्टिव से ये डिसीजन देखें तो उस पर आप क्या कहेंगे, क्या कमेंट करेंगे? आई थिंक मुझे नहीं लगता कोई इशू है डीजीकेसी के लिए। अगर आप देखें डीजीकेसी की जो एनुअल कैपेसिटी है और फ्री कैश जनरेशन तकरीबन 15 अरब रुपए है, तो अगर 2-2.5 साल में एक्सपेंशन आती है तो उसके बाद इक्विटी अवेलेबल होगी अबाउट 35 बिलियन रुपीस हो सकती है। वेयरएज अगर आप यही देखें इसके बाद डेट रेजिंग कैपेसिटी बहुत है, बिकॉज हमने ये बात इनिशियली तो करी थी कि डीजीकेसी की डेट टू इक्विटी ऑन द हायर साइड है रिलेटिव टू अदर प्लेस, बट कंपेयर टू अर्लियर ईयर्स बहुत कम हो गई। तो जहां तक एक्सपेंशन की बात है, अगर इवन डीजीकेसी 70% डेट होता है, 30% इक्विटी होता है, तो मुझे कोई इशू नहीं लगता कि इसको डीजीकेसी इसको फंड ना कर पाए गोइंग फॉरवर्ड। ओके, एक और बिग स्टोरी भी डिस्कस कर लेते हैं, और वो 1 जनवरी को सीपीआई के नंबर्स आए फॉर दिसंबर 2025, और जो मार्केट एक्सपेक्टेशन से काफ़ी कम थे। 5.6% सीपीआई रही इन दिसंबर,
और इस तरह से इस फिस्कल ईयर के फर्स्ट हाफ की जो इन्फ्लेशन नंबर है वो 5.11% बनता है, विच इज़ ऑफ कोर्स ऑन द लोअर साइड जो स्टेट बैंक का भी टारगेट है 5 और 7% का। तो शहबाज, ये लोअर देन एक्सपेक्टेड CPI के नंबर ने भी मार्केट को एक बूस्ट दी है इस हफ्ते। यस, आई थिंक आप शायद सही बोल रहे हैं। जो इन्फ्लेशन का नंबर बिलो एक्सपेक्टेशंस आया, हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि 6% की इन्फ्लेशन होगी। इसका जो मेजर कंट्रीब्यूटर है वो फूड इन्फ्लेशन। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फूड इन्फ्लेशन विल बी डाउन 1.5%, बट मंथ ऑन मंथ बेसिस में 2.2% डाउन हुई है। और एक और इसमें जो फैक्टर वो जो पॉजिटिवली जो इन्फ्लेशन को कंट्रीब्यूट करा है वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस विल बी अप अबाउट 1.5%, वो सिर्फ 0.7% नीचे आई है। सो अगर आप गोइंग फॉरवर्ड देखें, जो फर्स्ट हाफ का जो इन्फ्लेशन का नंबर है अबाउट 5.1% है, और अगर सेकंड हाफ में इन्फ्लेशन तकरीबन 9% भी रहती है, सो इवन देन आई थिंक जो स्टेट बैंक का टारगेट है 7% का, वो अचीव होगा, इन्फ्लेशन का अचीवेबल है। अगर आप इसमें एक और एंगल देखें, तो लास्ट 2-3 डेज जो आपकी मनी मार्केट यील्ड है वो भी नीचे की तरफ आ रही है। सो ऐसा लग रहा है कि मार्केट एक्सपेक्टिंग, हमने जो एक इंटरेस्ट रेट कट देखा था कि वो आपका दिसंबर में आया था, वो एक मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है कि शायद जनवरी में भी एक और कट देखे, बट दैट्स टू अर्ली टू कमेंट ऑन। अच्छा, इसके अलावा फ्राइडे को ट्रेड के नंबर्स भी आए हैं और ट्रेड डेफिसिट हमको फिर नज़र आ रहा है बढ़ता हुआ। दिसंबर 2025 में ट्रेड डेफिसिट $3.7 बिलियन रहा, विच इज़ अप 28% मंथ ऑन मंथ। और इस तरह से इस फिस्कल ईयर के फर्स्ट हाफ का ट्रेड डेफिसिट $19.2 बिलियन तक पहुंच गया है, विच इज़ अप 35% ईयर ऑन ईयर। अच्छा, एक्सपोर्ट्स के अगर नंबर्स देखें हम दिसंबर 2025 के, तो वहाँ हमको कमी नज़र आई है 4.3% की मंथ ऑन मंथ, और $2.3 बिलियन की एक्सपोर्ट्स रहीं दिसंबर में। और इस तरह से अगर हम फर्स्ट हाफ की एक्सपोर्ट्स देखें तो वो $15.18 बिलियन तक हैं, तब पहुंच गई हैं, और ये डिक्लाइन है 9% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इंपोर्ट्स के नंबर्स भी चेक कर लेते हैं। दिसंबर 2025 में इंपोर्ट्स वर एट $6 बिलियन, और ये इजाफा है 13.5% का मंथ ऑन मंथ। और इस तरह से अगर हम इस फिस्कल के फर्स्ट हाफ की इंपोर्ट्स देखें तो $34.38 बिलियन तक पहुंच गई हैं, जो कि 11% का इजाफा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। सो ओवरऑल अगर देखें नंबर्स शहबाज, ट्रेड डेफिसिट के इजाफा तो काफ़ी है 35% का ईयर ऑन ईयर, बट हमको स्टेट बैंक कंफर्टेबल नज़र आ रहा है, और आई थिंक प्रोजेक्शंस के अराउंड ही हमको ये नंबर्स फिलहाल नज़र आ रहे हैं। आई थिंक यू राइट। जहाँ तक स्टेट बैंक की प्रोजेक्शंस, आई थिंक जो टोटल आपका करंट अकाउंट डेफिसिट का टारगेट है वो अबाउट ऑन द एक्सट्रीम साइड इज $4 बिलियन। बट जहाँ तक अगर आप मंथ और मंथ देखें या ईयर ऑन बेसिस पे देखें, आपकी एक्सपोर्ट्स आर डिक्लाइनिंग, राइट। तो आई थिंक अगर हम पूरे साल में देखेंगे, लग तो यही रहा है कि आप एक्सपोर्ट की ग्रोथ नहीं होगी। जहां तक इंपोर्ट के नंबर्स हैं, इंपोर्ट का नंबर ऑलमोस्ट $6 बिलियन तो आया है फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। हमने ये पहले भी नंबर देखा था। सो अगर आप पूरा ट्रेड डेफिसिट देखें तो ट्रेड डेफिसिट की आई थिंक इट्स एक्सीडिंग गवर्नमेंट्स टारगेट, बट बिकॉज ऑफ बेटर रेमिटेंसेज हम ये समझते हैं कि जो आपका करंट अकाउंट का टारगेट होगा पूरे साल का, वो अचीवेबल होगा फॉर द गवर्नमेंट गोइंग फॉरवर्ड। और अब हम चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ। आज हमको ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर अमजद वहीद, जो CEO हैं एट NBP फंड्स। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू शुजा फॉर इनवाइटिंग। अच्छा डॉक्टर साहब, ने देखा है कि साल 2025 एक बहुत अच्छा साल साबित हुआ फॉर PSX, ऑलमोस्ट 51% का रिटर्न दिया। अब एक नए साल का आगाज़ है और इन्वेस्टर्स कुछ थोड़े से घबराए हुए भी हैं। हम ये भी देख रहे हैं कुछ स्ट्रैटेजी रिपोर्ट्स आ रही हैं जो 2 लाख तक की बातें कर रही हैं कि इंडेक्स दिसंबर 2026 तक 2 लाख, 2,15,000, और एक और बहुत ही बुलिश रिपोर्ट आई है वो 263 की बात कर रहे हैं। तो हम आपसे पूछते हैं कि आप क्या समझते हैं कि 2026 में PSX ऑन एवरेज क्या रिटर्न दे सकती है इन्वेस्टर्स को? ओके, स्ट्रेट क्वेश्चन। सो बेसिकली देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स। देखिए, सबसे पहले हम अगर बात करें कॉर्पोरेट अर्निंग्स की, तो वी आर एक्सपेक्टिंग के दे विल ग्रो अबाउट 10% और सो, ठीक है। फिर जो डिविडेंड यील्ड है स्टॉक मार्केट की वो तकरीबन 5% है, ठीक है। अगर आप 100 रुपये का शेयर खरीदते हैं तो 5 रुपये तो आपको डिविडेंड मिल जाते हैं। फिर एक और चीज़ है जो आपने कहा कि या कुछ इन्वेस्टर्स फील करते हैं कि स्टॉक मार्केट एक्सपेंसिव है। अब स्टॉक मार्केट एक्सपेंसिव है या चीप है, ये आपको इंडेक्स के लेवल से पता नहीं चलता कि इंडेक्स का लेवल 1.5 लाख है या 2 लाख है। ये आपको इंडेक्स की प्राइस टू अर्निंग रेशो से पता चलता है, बिकॉज इंडेक्स की प्राइस वर्सेस जो कॉर्पोरेट्स लिस्टेड हैं उनकी अर्निंग्स क्या है। अगर अर्निंग्स अच्छी हैं तो हाई प्राइस को वो सस्टेन कर लेती हैं, और अगर अर्निंग्स नहीं अच्छी हैं, अर्निंग्स पीछे लैग कर जाती हैं, प्राइस ज़्यादा आगे बढ़ जाती है, तो फिर मार्केट में रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है।
तो अगर हम अभी देखें कि अगर आप आज से 3 साल पहले चले जाएं तो प्राइस अर्निंग रेशियो 4 की थी। 4 रुपये का शेयर खरीदो, 1 रुपये की अर्निंग, तो वो एक बहुत ही फिनोमिनल रिटर्न था। हिस्टोरिकली कभी भी हमारा प्राइस अर्निंग रेशियो इतना लो नहीं रहा। एक दो ऐसे मौके आए 1998 में जब न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, उस टाइम को 4-5 के प्राइस अर्निंग रेशियो पे चली गई थी, मार्केट बहुत गिर गई थी। तो वो तो एक डिफरेंट लेवल था। अभी प्राइस अर्निंग रेशियो तकरीबन 8.6 पे आ गई। मतलब आप तकरीबन 8 या 9 रुपये का अगर शेयर खरीदें तो उसके पीछे उस कंपनी की 1 रुपये की अर्निंग खड़ी, ठीक है। अच्छा, हिस्टोरिकल अगर आप लास्ट 18 ईयर के एवरेज प्राइस अर्निंग रेशियो देखें तो वो भी 8.6 के करीब करीब है। तो उस हिसाब से हमारी स्टॉक मार्केट फेयरली प्राइस है, ना तो सस्ती रही है और ना ही महंगी है। ओके। अब उस हिसाब से कहाँ तक जा सकती है, तो हमने हिस्टोरिकली देखा है कि मार्केट तकरीबन 11 के प्राइस अर्निंग रेशियो तक जाती है, 10.5 11, वहाँ जाके फिर एक सिग्निफिकेंट करेक्शन आती है, ठीक है। तो अभी अगर हम देखें तो आई थिंक 8.5 के 8.6 के प्राइस अर्निंग रेशियो पे इतनी फ़िक्र नहीं है। ऑल्सो कंसिडरिंग के इंटरेस्ट रेट्स आर लो। बैंकों में अगर आप पैसा रखें या मनी मार्केट फ़ंड में रखें या टी बिल में रखें तो रिटर्न काफ़ी कम है, 9% के करीब है। रियल एस्टेट भी क्योंकि इतना नहीं चल रहा, तो वो पैसा जो जनरली रियल एस्टेट में जाता था वो भी अब स्टॉक मार्केट की तरफ आ रहा है। तो इस टाइम जो डिमांड है शेयर्स की वो ज़्यादा है और बेचने वाले कम हैं, तो उसकी वजह से भी स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है। तो ऑल इन ऑल अगर हम ये कहें कि 10% की कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ है अगले नेक्स्ट ईयर, और अगर 5% की जो डिविडेंड यील्ड है, और फिर अगर कुछ यहाँ से प्राइस अर्निंग री रेटिंग होती है, प्राइस अर्निंग रेशियो जो है वो 8.6 से लेस से 9.2 पे चली जाती है, तो अनदर 5-6% की रिटर्न वहाँ से आ जाती है। तो हमारा ये ख्याल है कि ये 2026 में स्टॉक मार्केट तकरीबन 20% का रिटर्न देगी, जो कि दूसरे एवेन्यूज़ हैं इस टाइम उससे सर्टली बेहतर ही है। राइट। अच्छा, मैं अगला मेरा क्वेश्चन यही था, जहन में मेरे यही बात आ रही थी कि जो दूसरे एवेन्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट अवेलेबल हैं पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स को, वहाँ पे रिटर्न्स बहुत कम है, इसलिए हमारी मार्केट अट्रैक्टिव रहेगी। इवन दो कि बहुत सारे जो ब्लू चिप कंपनीज़ हैं जो डिविडेंड देती हैं, डिविडेंड यील्ड की बेसिस पे वो अट्रैक्टिव होती थी, तो जैसे आपने कहा कि वो डिविडेंड यील्ड भी अराउंड 5% रह गई है। हो सकता है कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स को देखें थोड़ी सी ज़्यादा होगी। तो अब सिर्फ री रेटिंग की बात हो रही है। सो री रेटिंग विल कैन टेक द मार्केट हायर, और ये सबसे बड़ा आई थिंक रीज़न होगा कि एक तो ऑल्टरनेट एवेन्यूज़ नहीं होंगे जो इतने अच्छा रिटर्न दे सकें, और दूसरा हमारी मार्केट री रेट होगी। जी, री रेट भी होगी, और फिर कुछ तो कॉर्पोरेट अर्निंग्स बढ़ती भी है ना जनरली, तो 8-10% तो कॉर्पोरेट अर्निंग्स भी बढ़ जाएंगी, 5% का डिविडेंड यील्ड भी है, तो 15% तो री रेटिंग के बगैर भी रिटर्न बन जाती है। और अगर री रेटिंग ऐड करेंगे तो 20% तक बनने का चांस है, 20% से ऊपर भी जा सकती है, मगर मैं थोड़ा सा एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट दे रहा हूँ। अच्छा, लॉट विल डिपेंड डॉक्टर साहब, डू यू एग्री कि नाउ ये टारगेट्स जो हैं दिसंबर 2026 के दिए जा रहे हैं कि इस एक साल में हमारी गवर्नमेंट जो अभी हम देखें इकॉनमी ठीक है एक स्टेबलाइज हो गई है, जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं उस पर कितना वो काम करती है, और जो की इश्यूज़ हैं हमारी इकॉनमी के उनको कैसे एड्रेस करती है। पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट हो गया, गैस सेक्टर का सर्कुलर डेट हो गया, ठीक है अभी रिटायरमेंट जो हो रही है उसकी बात एक अलग है, बट टू मेक श्योर कि इसमें दोबारा से ब्लीडिंग ना हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एक हमने देखा है कि प्राइवेटाइजेशन हो गई है पीआईए की, एक अच्छी चीज़ है गोइंग फॉरवर्ड, और इस साल हम कितनी प्राइवेटाइजेशन करते हैं और फिस्कल साइड पे गवर्नमेंट कितना जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करती है, तो ये सारी चीज़ें मैटर करेंगी गोइंग फॉरवर्ड। जी, बेसिकली जो मार्केट के ट्रिगर्स हमें नज़र आ रहे हैं जो मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे, सेंटिमेंट्स को पॉजिटिव करेंगे, उसमें एक तो आपने जिस तरह मेंशन किया कि जो पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट है वो तो कुछ हद तक गवर्नमेंट ने एड्रेस कर दिया, ठीक है, अभी दिसंबर में ही उसको थोड़ा सा क्लियर किया है। अब एक है गैस का सर्कुलर डेट जो कि तकरीबन 2 ट्रिलियन के करीब है, तो हमें उम्मीद है और हमारी जो बात भी हुई है थोड़ी गवर्नमेंट के सर्कल्स में कि उस पर अब इस साल काम होगा, और अगर वो थोड़ा सा सर्कुलर डेट क्लियर होता है तो कुछ जो एनर्जी रिलेटेड शेयर्स हैं उसमें कैश फ्लो सिचुएशन बेहतर हो जाएगी और उसकी वजह से उन शेयर्स में अपसाइड आ सकती है। तो एक तो गैस का जो स्पेशली सर्कुलर डेट है उसकी रेजोल्यूशन हो गई। आपने प्राइवेटाइजेशन की बात की, आई थिंक जो पीआईए की प्राइवेटाइजेशन है वो एक सक्सेस स्टोरी है, और उसके बाद आपने देखा कि स्टॉक मार्केट में भी अच्छी खासी तेज़ी आई, तो इन्वेस्टर्स ने उसको पॉजिटिवली लिया।
अब आगे जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो जो डिस्कोज हैं उनकी प्राइवेटाइजेशन है। 3 डिस्कोज ऑलरेडी उस लिस्ट पे हैं और आई थिंक वो एक बड़ा चैलेंज और एक टेस्ट होगा गवर्नमेंट का कि वो उनको सक्सेसफुली या प्राइवेटाइज कर दें या लीज आउट कर दें, लेट्स से फॉर द नेक्स्ट 30 इयर्स। तो वो फैक्टर इम्पॉर्टेंट है और अगर उस पर पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई तो स्टॉक मार्केट बढ़ेगी। तीसरे फैक्टर पे हम ये आ जाते हैं कि हमारा ये ख्याल है कि ऑल्दो इन्फ्लेशन 2025 में तो तकरीबन 3.6% रही, मगर 2026 में शायद बढ़ के 7%, 8% तक जा सकती है ऑन एवरेज। ठीक है, एक तो बेस इफेक्ट का भी है रीज़न, दूसरा हो सकता है कुछ करेंसी भी डिवैल्यू हो, उसका इम्पेक्ट भी आए। तो मगर अगर इन्फ्लेशन 7-8% पे भी जाती है और पॉलिसी रेट अभी 10.5 है, तो हम फील करते हैं कि उसमें रूम है कि अनदर 0.5% to 1% तक पॉलिसी रेट कम हो सकता है। और अगर वो कम हुआ तो वो भी एक स्टॉक मार्केट के लिए ट्रिगर होगा, उससे स्टॉक मार्केट में तेज़ी आएगी। फिर इसके अलावा गवर्नमेंट बात कर रही है कि पाकिस्तान में जो टैक्स रेट्स हैं, चाहे कॉर्पोरेट हो गया, सेक्टर हो गया, इंडिविजुअल हो गया, सैलरीड क्लास हो गया, दे आर वेरी वेरी हाई, दे आर अमंग द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड नाउ। ठीक है, और उसकी वजह से कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो रही। जब अगर बिजनेसमैन ज़्यादा टैक्स में दे देगा तो उसका प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होगा तो एक्सपेंशन उतनी नहीं करता, अगर एक्सपेंशन नहीं होगी तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं होती, इकॉनमी नहीं ग्रो करती और आगे जाते हुए टैक्स नहीं बढ़ते। तो ये रियलाइजेशन गवर्नमेंट के लेवल पे भी है कि हमारे टैक्स रेट्स बहुत हाई हो गए हैं और इस पे गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इंडिकेशन दी भी है कि जो भी बजट आना है जून में उसमें पॉसिबली टैक्स रेट्स कम होंगे। अब IMF अलाउ कर देगा प्रोवाइडेड कि गवर्नमेंट ये कहे कि जी साथ खर्चा भी हम कुछ कम करेंगे। ठीक है, अगर खर्चा कम नहीं अगर गवर्नमेंट करेगी तो शायद IMF नहीं अलाउ करेगा कि टैक्स रेट्स कम हो। तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट शुड गो विद अ प्लान टू IMF कि जी हम ये खर्चे थोड़े कम करेंगे, कुछ प्राइवेटाइजेशन करेंगे और इसके बेस पे हम हमारे टैक्स रेट हम कुछ कम करेंगे। अगर टैक्स रेट कम हुए तो वो एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर होगा स्टॉक मार्केट के लिए, बड़े पॉजिटिव सेंटिमेंट्स क्रिएट होंगे और उसका हमें इम्पैक्ट नज़र आएगा। तो ये भी एक बड़ा की फैक्टर है। तो आई थिंक सो ये सर्टली चीज़ें हैं जो स्टॉक मार्केट के लिए हमें लग रहा है इस साल में पॉजिटिव हैं। बट आई थिंक एट द सेम टाइम थोड़ा सा अगर हम रिस्क की बात भी कर लें जी बिल्कुल, तो उसमें एक तो आप देखें कि हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो अब थोड़ा लैग कर रही हैं। ठीक है, बल्कि थोड़ी सी डाउन है और आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि एक तो या तो उनको कुछ एक्सपोर्ट को सेक्टर को कोई इंसेंटिवाइज़ किया जाए या थोड़ा सा करेंसी को एडजस्ट किया जाए। ऑलरेडी हमारा जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है वो 105 है, जिसका मतलब है हमारी करेंसी तकरीबन 5% ओवर वैल्यूड है। ठीक है, तो वो उसकी वजह से थोड़ा फिर दूसरा हमारी इंपोर्ट भी ज़्यादा है पिछले कुछ महीनों में, तो अगर करेंसी थोड़ी एडजस्ट होगी तो उससे इंपोर्ट थोड़ी कम हो जाएंगी, एक्सपोर्ट्स को थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा और हमारा जो ट्रेड डेफिसिट जो थोड़ा बढ़ने लग गया पिछले कुछ महीनों से वो मैनेज हो जाएगा। तो ये एक रिस्क है बेसिकली कि हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो कम हो रही हैं और इंपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ रही हैं। एक और जो रिस्क है कि जो टैक्स कलेक्शन है, हमें लग रहा है कि इस फिस्कल ईयर में ऑलरेडी अगर हम ऑलरेडी देखें पिछले 6 महीने में भी और अगले 6 महीने में भी वो शायद 500 बिलियन के करीब अपने जो टारगेट है गवर्नमेंट का उससे कम हो। तो आई थिंक उसमें भी ब्रॉड बेस्डिंग या फिर गवर्नमेंट अपने खर्चे कम करके उसको मैनेज करे ताकि वो एक नेगेटिव फैक्टर ना बन जाए। तो ये दो चीज़ें हैं जो रिस्क फैक्टर है। बाकी ओबियसली जो जियो पोलिटिकल सिचुएशन हमारी है, अफ़गानिस्तान है, इंडिया है और थोड़ा मिडल ईस्ट में भी थोड़ा अभी जो हम देख रहे हैं, तो वो एक ओबियसली रिस्क हमारे लिए हमेशा ही होता है। बट अदरवाइज़ हम इस टाइम कोई बहुत सिग्निफिकेंट रिस्क नहीं देख रहे टू द स्टॉक मार्केट और इकॉनमी। तो डॉक्टर साहब एक सवाल है, आपने मेंशन कर रिगार्डिंग रिस्क के बारे में बात करिए। अगर आप देखेंगे अगर मार्केट तो काफी बढ़ गई, पिछले 2-2.5 साल में मार्केट काफी बढ़ गई है, तो इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव में व्हाट शुड द ऑप्टिमल पोर्टफोलियो क्या होना चाहिए? मतलब बिकॉज आप तो फंड्स मैनेज करते हैं, देयर शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी या डेट या रियल एस्टेट। तो इस तरह की स्टडी है कि ऑप्टिमल पोर्टफोलियो एलोकेशन क्या होनी चाहिए फॉर इन्वेस्टर? जी, दैट्स एन एक्सीलेंट क्वेश्चन शहबाज। बेसिकली देखिए, अगर आप सिर्फ दो इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ ले लें ना, एक तो स्टॉक मार्केट और एक अगर आप ले लें जिस तरह मनी मार्केट फंड्स हैं या बैंक्स में पैसा रखा हुआ, ठीक है, तो एक आपने लो रिस्क रिलेटिवली एवेन्यू ले लिया और एक आपने स्टॉक मार्केट हाई रिस्क ले लिया।
तो बिटवीन फॉर अब अगेन इन्वेस्टर के रिस्क प्रोफाइल पे डिपेंड करता है। बाज़ इन्वेस्टर्स बहुत ही कंजर्वेटिव होते हैं, मगर हमारे ख्याल में जो एक ऑप्टिमल मिक्स है वो ये है कि 70% पैसा सेफ रखें, मनी मार्केट फंड में रखें या बैंक में रखें, और 30% पैसा जो है वो स्टॉक फंड में रखें या स्टॉक मार्केट में रखें। वो एक ऑप्टिमल रिस्क है जिसमें आपका रिटर्न भी बेहतर हो जाता है क्योंकि आप 30% स्टॉक्स में हैं, और अगर स्टॉक मार्केट ज़्यादा बढ़ती है तो यू गेन करते हैं, और रिस्क भी जो है वो मैनेजेबल हो जाता है बिकॉज आपका 70% पैसा तो फिर भी सेफ एवेन्यू में है। ठीक है, तो अगर थोड़ा सा मार्केट गिरी भी, मगर क्योंकि सेफ एवेन्यू में भी आप कुछ कमा रहे होते हैं एक फिक्स रिटर्न, तो आपका ओवरऑल मैनेज हो जाता है। तो ऑप्टिमल सिनेरियो, हम एम्प्लॉई फंड्स हों, एंडोमेंट्स हो, इंडिविजुअल्स हैं, ऑप्टिमल जो पोर्टफोलियो हम मेरे ख्याल से वो ये है कि 30% स्टॉक्स हो और 70% सेफर एवेन्यूज़ हों। बट दिस इज़ फॉर एन इन्वेस्टर जिसका जो इन्वेस्टमेंट होराइज़न है वो तकरीबन 5 साल या उससे ज़्यादा हो। ठीक है, अगर किसी को 6 महीने साल बाद पैसे चाहिए तो उसको ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए कि स्टॉक मार्केट में उसका रिस्क फिर ज़्यादा बढ़ जाएगा। बाकी आपने थोड़ा जो दूसरी बात की, तो आई थिंक ऑप्टिमल मिस्क में ऑल्दो रियल एस्टेट ने पिछले 10-15 साल में उतना अच्छा रिटर्न नहीं दिया जितना स्टॉक मार्केट ने दिया या जितना गोल्ड ने दिया, मगर ऑप्टिमल पोर्टफोलियो में कुछ रियल एस्टेट होनी चाहिए, कुछ थोड़ा सा गोल्ड भी हो सकता है। ठीक है, कुछ आपकी सेफ़ एवेन्यूज़ जिस तरह हमने पहले बात की, बैंक्स हैं, मनी मार्केट फंड्स हैं, और कुछ स्टॉक मार्केट है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो ज़्यादा लिक्विड एवेन्यूज़ हैं, ऑल्दो रियल एस्टेट रिलेटिवली कम लिक्विड है, बट ये एवेन्यूज़ हैं जिसमें इन्वेस्टर को डाइवर्सिफाई करना चाहिए अपना पोर्टफोलियो। जी डॉक्टर साहब, हमने देखा है कि पिछले 2-2.5 साल में जो मेजर लिक्विडिटी आई है वो म्यूचुअल फंड्स की तरफ से आई है। सो ऑफ कोर्स कुछ कन्वर्जन हो रही होगी फ्रॉम फिक्स्ड इनकम टू इक्विटी की तरफ। हम ये समझना चाह रहे हैं कि जो ये इक्विटी है इसमें कुछ नया पैसा आया है, और आप आगे क्या देखते हैं कि बिकॉज ऑफ एक ही जो मार्केट है जो एक अच्छा रिटर्न दे सकती है गोइंग फॉरवर्ड, और बाकी एवेन्यूज लिमिटेड है, सो किस तरह की लिक्विडिटी हम देख सकते हैं म्यूचुअल फंड में गोइंग फॉरवर्ड? देखिए, आपसे 2 साल पहले जब पॉलिसी रेट ही शायद 21-22% पे था और हमारा जो मनी मार्केट फ़ंड है वही कोई 21% के करीब रिटर्न दे रहे थे, तो उस टाइम ऑब्वियसली लोगों को जब सेफ़ एक इन्वेस्टमेंट एवेन्यू में इतना हाई रिटर्न मिल रहा था तो उनका इंटरेस्ट स्टॉक मार्केट में नहीं था। और उसी टाइम मैं बात कर रहा था कि जो स्टॉक मार्केट की प्राइस अर्निंग रेशियो है वो कम होके तकरीबन 4.5 पे चली गई थी। अब जो इंटरेस्ट रेट गिरे हैं और वहाँ पे इन्वेस्टर्स को कम रिटर्न मिला है, तो वो फिर वहाँ से निकल के बैंकों से, मनी मार्केट फंड से, टी बिल से स्टॉक फंड्स में आए हैं, स्टॉक मार्केट में आए हैं। तो कन्वर्जन या इन्वेस्टमेंट दोनों तरह की है। एक तो हमारा अपना जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने काफ़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट हमारे ही मनी मार्केट फंड्स में से निकाल के, जो सेफ फंड्स हैं रिलेटिवली, और हमारे स्टॉक फंड में आए हैं। और सर्टली नया पैसा भी हमारी जो टीम है, हमारे पास तकरीबन 300 लोगों की सेल्स टीम है, तो रिटेल से, हाई नेटवर्थ से, कॉर्पोरेट से, एम्प्लॉय फंड से सर्टली नया पैसा भी हमने अट्रैक्ट किया। 2017 के बाद कुछ एम्प्लॉय फंड्स और इन्वेस्टर्स थे जो बिल्कुल स्टॉक मार्केट से निकल गए थे, उनमें से कुछ पैसा अब हमारे पास वापस आया है स्टॉक मार्केट की ट्रैक्शन को देखते हुए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल और भी है, वो ये कि अक्सर हम जब बात करते हैं मार्केट एक्सपर्ट्स से, तो वो कहते हैं कि इवेंचुअली फॉरेन इन्वेस्टर्स वुड रिटर्न टू द मार्केट। अभी तो हमने देखा है कि आउटफ्लो ही हुआ है। अगर हम 2025 का नेट आउटफ्लो देखें, इट वाज इन एक्सेस ऑफ $350 मिलियन, जो सारा एब्जॉर्ब किया है लोकल इन्वेस्टर्स ने। इसमें ऑफ कोर्स म्यूचुअल फंड सबसे आगे था। तो ये जो एक्सपेक्टेशन है कि फॉरेनर्स भी वापस आएंगे मार्केट में, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? देखिए, एक तो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने पिछले 5-6 साल में बहुत पैसा निकाल लिया पाकिस्तानी मार्केट में, और एक ज़माने में वो तकरीबन शायद $10 बिलियन के करीब होती थी उनकी इन्वेस्टमेंट। अभी तो शायद शायद $1 बिलियन के करीब रह गई होगी, मेरा अंदाज़ा है। तो इसलिए अब उनका इतना पैसा इस मार्केट में है ही नहीं। और दूसरा, मैं तो पर्सनली चाहता हूँ कि फ़ॉरेन पैसा ज़्यादा स्टॉक मार्केट में ना आए, बिकॉज उससे वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। वो आते हैं तो एकदम मार्केट बहुत बढ़ जाती है, फिर वो जाते हैं तो एकदम मार्केट बहुत गिर जाती है। जो हमने 2017 के बाद देखा, जो रियल रीज़न है कि 2017 के बाद आप देखेंगे रियल इस्टेट, वो जो पीरियड था 2018, 19, 20, 21, उसमें रियल इस्टेट ने फिर भी ठीक परफॉर्म किया और स्टॉक मार्केट ने नेगेटिव रिटर्न दिया। और उसकी रीज़न ये है कि रियल इस्टेट में कोई फॉरेन इन्वेस्टर्स नहीं थे उस तरह।
ठीक है, तो उसमें इतना माल नहीं बिका। और स्टॉक मार्केट में क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स थे तो उन्होंने एवरेज तकरीबन $400 मिलियन हर साल जो है वो माल बेचा उन सालों में, जिसकी वजह से मार्केट गिरी। तो इसलिए लोकल लिक्विडिटी काफ़ी हैं, इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, बैंक्स हैं, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं, हाई नेटवर्थ हैं। तो इसलिए रिटेल अभी कम है पाकिस्तान में, जिस पे हम फोकस कर रहे हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स थोड़ा सा अपना एक्सपोजर स्टॉक मार्केट में बढ़ाएं। बट ये है कि मेरे ख्याल में तो लोकल लिक्विडिटी काफ़ी है, और फॉरेन जो लिक्विडिटी आती है तो वो फिर वॉलेटिलिटी स्टॉक मार्केट की ज़्यादा बढ़ा देती है। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें। और अब हम नजर डालेंगे अगले हफ्ते के इंपॉर्टेंट इवेंट्स पर। मंडे को आदम शुगर मिल्स की बोर्ड मीटिंग है फॉर फुल ईयर रिजल्ट्स। ट्यूसडे को ओबॉय की बोर्ड मीटिंग है, इसके भी एनुअल रिजल्ट सामने आएंगे। वेंसडे को टी बिल्स ऑक्शन है, इस साल का पहला ऑक्शन। थर्सडे को अंसारी शुगर मिल्स की बोर्ड मीटिंग है फॉर एनुअल रिजल्ट्स, इसके अलावा फॉरेक्स रिजर्व्स का डेटा आएगा। और फ्राइडे को एज यूजुअल वीकली इन्फ्लेशन के नंबर्स जारी किए जाएंगे। और अब वक्त हुआ है कैंडल टॉक का। कैंडल टॉक में हमारे साथ शर्जील अहमद मौजूद हैं, जो टेक्निकल एनालिस्ट हैं एट चेस सिक्योरिटीज। शर्जील, वेलकम टू द शो। थैंक यू शुजा फॉर इनवाइटिंग मी। नाउ शर्जील, इस हफ्ते हमने देखा एक और रिकॉर्ड हाई बना और इंडेक्स ऑलमोस्ट 180,000 के करीब ट्रेड हुआ। 179.5 मिनट के पास हाई बनाया इंट्राडे हाई फ्राइडे को, और फिर 179.34 पे क्लोजिंग हुई है। हमने जो लास्ट बात की थी उस पर 176 तक तो आपने कहा था इंडेक्स जा सकता है। उसके बाद हमने देखा कि इस साल के जो नया साल है 1 जनवरी और 2 जनवरी को तकरीबन 5,000 पॉइंट्स की तेज़ी हुई। तो अब इन्वेस्टर्स एक्साइटेड भी हैं बिकॉज ज़ाहिर मार्केट ऊपर गई, अच्छे गेंस हुए, लेकिन अब साथ में वो ये भी सोच रहे हैं कि रेजिस्टेंस किस लेवल पे है, कहाँ पे उनको प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, और जब प्रॉफिट टेकिंग कर लें तो फिर री एंटर किन लेवल्स पे कर सकते हैं वो। बिल्कुल, आई थिंक हमने इस हफ्ते तो मार्केट की जो ओवरऑल एक्टिविटी है वो काफ़ी बेहतर देखी। मार्केट लास्ट टाइम व्हेन वी डिस्कस्ड, मार्केट वाज ट्रेडिंग अराउंड अबव इट्स स्लाइटली अबव इट्स रेजिस्टेंस एट 170,000 और कंसोलिडेशन फेज में थी। इस हफ्ते हमने मार्केट को थोड़ा सा बुलिश परफॉर्म करता हुआ देखा। मंडे का सेशन जो है मार्केट के लिए स्लाइटली पॉजिटिव था। उसके बाद हमने 2 सेशंस कंसोलिडेशन देखी, एंड देन जनवरी 1 ऑफ जनवरी एंड 2 जनवरी 2 सेशंस मार्केट में जो है वो काफ़ी पॉजिटिव रहे। तो आई थिंक इसमें हमारी 173,000 पे एक माइनर रेजिस्टेंस थी, फॉलोड बाय 176,000 के लेवल्स के करीब जो दूसरी रेजिस्टेंस थी। वो दोनों लेवल्स हमने ब्रेक होते हुए देखे, एंड मार्केट क्लोज्ड एट अ न्यू ऑल टाइम हाई ऑफ ऑलमोस्ट 179,000। अब आई थिंक ओवरऑल अगर आप देखें सिंस मिड ऑफ नवंबर मार्केट हैज बीन ट्रेडिंग इनसाइड दिस रेड चैनल। एक पैरेलल चैनल है जिसके अंदर मार्केट ट्रेड कर रही है, और इस चैनल का शॉर्ट टर्म चैनल का टॉप इज अराउंड 180,000। तो 180,000 going forward for the next week can be initial resistance level for the market. यहाँ पे थोड़ी बहुत हम प्रॉफिट टेकिंग विटनेस होती हुई देख सकते हैं, क्योंकि अभी तक तो देखें देयर इज नो बेयरिश कन्फर्मेशन। तो आई थिंक ओवरऑल आउटलुक तो मार्केट की पॉजिटिव ही है, क्योंकि स्लाइटली वेटेज पॉजिटिव पॉइंट्स की मार्केट में ज्यादा है। ट्रेंड इज पॉजिटिव, कैंडल्स आर बुलिश, वॉल्यूम्स हैव बीन इंप्रूविंग। अगर आप वॉल्यूम्स को भी देखें तो हमने वॉल्यूम्स में भी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखी है। इंडिकेटर्स आल्सो सपोर्ट द बुलिश व्यू। तो ओवरऑल व्यू तो मार्केट में तेजी का ही है, बट अगर हम एक रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करें मार्केट की फॉर द नेक्स्ट वीक, तो इट कुड बी अराउंड 180,000, जहां पे हम मार्केट में थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग देखें। मार्केट प्रॉफिट टेकिंग मार्केट में विटनेस हो, थोड़ी मार्केट कंसोलिडेट करे, एंड देन मे बी इट ब्रेक्स इट्स दिस चैनल एंड मूव्स टुवर्ड्स अ न्यू हाई प्रॉब्ली। और उस सूरत में जो मार्केट का अगला मेजर लेवल होने वाला है वो 187,000 के लेवल्स के करीब होने वाला है, जो मार्केट की पिछले 8 to 10 मंथ्स के जो ओवरऑल ट्रेंड है उस चैनल का रीटेस्ट होगा। तो ये व्यू है, ये रेजिस्टेंसेस हैं हमारी गोइंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स डाउनसाइड। हाउएवर मार्केट की जो सपोर्ट रहेगी वो 176,000 के लेवल्स के करीब ही रहेगी, जो मार्केट की प्रीवियसली रेजिस्टेंस थी। यहाँ पे हम देखेंगे कि एक शॉर्ट टर्म गैप है जो जिसकी गैप फिलिंग हो सकती है, एंड फॉलोड बाय दैट जो मार्केट की दूसरी सपोर्ट रहेगी दैट वुड बी अराउंड 174,000 के लेवल्स, जो कि इस रेड चैनल का बॉटम है। तो आई थिंक ओवरऑल आउटलुक पॉजिटिव है, बट टुवर्ड्स द अपसाइड मार्केट में जो है वो ट्रेडर्स को खास तौर पे नियर द चैनल टॉप और जो मेजर रेजिस्टेंस लेवल्स हैं वहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू इंडिविजुअल स्टॉक्स। अगर हम पहले पाकिस्तान रिफाइनरी की बात कर लें, हमने पहले भी कवर किया था शर्जील, और आपने इसके रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताई थी। नाउ सपोर्ट से तो ये हम देख रहे हैं कि बाउंस बैक करता है, लेकिन जो रेजिस्टेंस है, जैसे फ्राइडे को भी 3880 के करीब इसने हाई बनाया और वहाँ से वापस नीचे आ गया, तो ये रेजिस्टेंस बड़ी स्ट्रॉन्ग है।
3880 के आसपास। तो वंस ये क्रॉस होती है क्लोजिंग बेसिस पे, आप क्या समझते हैं फिर अपसाइड कहाँ होगी, और आप क्या समझते हैं कि ये रेजिस्टेंस क्रॉस क्यों नहीं हो पा रही है कि 2-3 दफ़ा इसने यहाँ से वापस ये रिवर्स हुआ है? बिल्कुल, आई थिंक पीआरएल में जो लेवल्स हमारे थे, ये जो एक कंसोलिडेशन रेंज थी, हमने ये विटनेस करा मार्केट में कि वो कंसोलिडेशन उसी कंसोलिडेशन को रेंज को मार्केट ने जो है वो रिस्पेक्ट दी है, और हम ये देख रहे हैं कि इस दरमियान जो पीआरएल में डाउनसाइड आई, तो इसने अपनी सपोर्ट को, ये ट्रेंड लाइन जो इसका लेवल है उसको इसने रिस्पेक्ट दी अगेन, और वहीं से हमने एक रिबाउंड बनता हुआ देखा टुवर्ड्स द अपसाइड। हाउएवर हम ये देख रहे हैं कि क्योंकि अपनी ये एक कंसोलिडेशन फेज में है, प्रॉब्ली ये एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न की फॉर्मेशन है इसके अंदर, तो जो इसका टॉप है दैट्स अराउंड 38.6, वहाँ पे ये रेजिस्ट कर रहा है। आई थिंक इसमें फिलहाल आई थिंक जस्ट बिकॉज इट हैज बीन कंसोलिडेटिंग, तो इसमें रेंज प्ले जो लोग कर रहे थे उन्हीं ने सही मायनों में जो है वो इसमें प्रॉब्ली उनको इसमें जो है वो ट्रेड करने का फायदा हुआ है। फॉर द ब्रेकआउट ट्रेडर्स हमने प्रीवियसली आइडेंटिफाई भी करा था, फॉर दोज हु एक्यूमुलेट ऑन डिप्स, उनके लिए ये रहेगा कि 36.5 के करीब आप इसको एक्यूमुलेट करें, एंड फॉर दोज हु ट्रेड अपॉन ब्रेकआउट, उनको वेट करना पड़ेगा कि 38.6 के ऊपर अच्छे वॉल्यूम्स के साथ अगर क्लोजिंग आती है और काम होता है, तो फिर हम फर्दर एक्सटेंशन देखेंगे, और इट कैन देन मूव टुवर्ड्स इट्स नेक्स्ट लेवल्स। तो आई थिंक अभी भी यही व्यू रहेगा फॉर द ब्रेकआउट ट्रेडर्स। अब इंटरेस्टिंगली क्योंकि वॉल्यूम वाइज हमने बहुत इंप्रूवमेंट देखी है रिसेंट सेशंस में, तो हमारा ये व्यू है कि अगर गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट वीक अपने 38.6 की रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है और अच्छा वॉल्यूम वाइज अच्छी पार्टिसिपेशन हमें इसमें नजर आती है, तो वी कैन विटनेस एन एक्सटेंशन टुवर्ड्स द इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल ऑफ द नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल एट 41.3, जो कि ना सिर्फ एक हॉरिजॉन्टली एक काफी रेलेवेंट रेजिस्टेंस लेवल है, बल्कि ओवरऑल आई थिंक इसकी एक लॉन्ग टर्म डॉटेड ट्रेंड लाइन यहाँ पे आ रही है, उसको भी यहीं पे मीट करेगा। I think 41.3 would be initial profit taking level for traders, followed by the next major resistance level at 44.7. However, any downside would be limited till 36.5, and for those who are watching it from trading perspective can place their stop losses strictly below 36.5. पीपीएल को भी देख लेते हैं। पीपीएल ने भी अच्छे गेंस दिखाए। फ्राइडे को अगर हम देखें तो अराउंड 236 के पास लोड बनाया, उसके बाद फिर 248.50 तक भी गया, फिर थोड़ा सा इंट्राडे बेसिस पे करेक्ट हुआ है। तो अब यहाँ भी इन्वेस्टर्स का सवाल यही है कि बहुत तेज़ी से बढ़ गया है, हम प्रॉफिट्स यहाँ पे थोड़े बुक करें, गेंस बुक करें। तो अगर हम गेंस बुक कर लेते हैं तो फिर री एंट्री लेवल क्या होगा? बिल्कुल, आई थिंक पीपीएल में भी हमने अच्छी क्लोजिंग देखी है इस हफ्ते। फ्राइडे को भी इसने काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ जो है वो ऑलमोस्ट विद एन अपसाइड ऑफ ऑलमोस्ट 7 रुपीज़ क्लोज करा, और अपने ये ओवरऑल जो इसका शॉर्ट टर्म चैनल था उसको ब्रेक करके इसने जो है वो क्लोज करा। तो आई थिंक अब हमारा ये व्यू है इसमें कि इसमें वैसे तो नई एंट्रीज डिप पे ही प्लान करनी चाहिए टुवर्ड्स द अपसाइड। हाउएवर इसमें क्योंकि इसने चैनल के ऊपर क्लोजिंग दी है, और अगर ये सस्टेन करता है इस पर्टिकुलर चैनल के ऊपर, तो वी कैन सी इट एक्सटेंडिंग द रैली टुवर्ड्स 260-ish लेवल्स ऑलमोस्ट, और 260 का लेवल रेलेवेंट इसके लिए इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसका एक अगर आप ग्रीन से देखें तो यहाँ पे एक पैरेलल चैनल दिख रहा है जिसको ये रिस्पेक्ट दे रहा है सिंस मिड ऑफ 2023। तो ऑलमोस्ट एक 2.5 ईयर ओल्ड चैनल है जिसका टॉप बन सकता है नियर 260 ऑलमोस्ट। तो आई थिंक अगर ये 260 के लेवल्स को गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट वीक में अप्रोच करता है, तो वहाँ पे हम इनिशियली थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग विटनेस होती हुई देख सकते हैं। फॉर दोज हु वांट टू टेक फ्रेश बाइंग पोजीशंस इन इट, उनके लिए बेहतर यही रहेगा कि इसको डिप्स पे एक्यूमुलेट करा जाए, एंड इन दैट रिगार्ड आई गेस इसकी जो सपोर्ट लेवल्स हैं एट 236 फॉलोड बाय 225, दे वुड बी गुड एक्यूमुलेशन लेवल्स। तो शर्जील ये बताइए, जो आपने कहा ना कि चैनल का जो टॉप था उससे ऊपर क्लोजिंग हुई है, तो चैनल का टॉप किस लेवल पे बनता है? 242 चैनल का टॉप था एंड इट क्लोज्ड अराउंड 243.97। तो अगर ये चैनल के टॉप से ऊपर जो क्लोजिंग दिखाई है, तो टेक्निकली इट मींस के अभी भी ये इसमें पोटेंशियल है ऊपर जाने का। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक पोटेंशियल है, और वॉल्यूम्स भी क्योंकि काफी बेहतर थे। हम ये देखेंगे कि अगले हफ्ते अगर इनिशियली सस्टेन करता है अबव 242, तो ये अपनी रैली को एक्सटेंड कर सकते हैं टुवर्ड 260, जहाँ पे फिर मेरे ख्याल से बेहतर स्ट्रैटेजी ये होगी कि जो उन्होंने ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से इसको टारगेट किया हुआ था, वो इसमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग करें और डिप का वेट करें फॉर न्यू एक्यूमुलेशन। अच्छा शर्जील, आई मेंट कि 242 का जो चैनल का टॉप आप बता रहे हैं, अगर उससे नीचे क्लोजिंग हो जाती है तो फिर कहाँ पे डिप पे बाइंग करनी चाहिए इन्वेस्टर्स को? बिल्कुल, आई थिंक इन दैट केस इफ इट टर्न्स आउट टू बी अ फेक ब्रेकआउट, तो उस सूरत में अगेन 236 वुड बी इनिशियल सपोर्ट, जो कि प्रीवियसली हमने शेयर करा था कि एक रेजिस्टेंस है। दिस वुड एक्ट एज इनिशियल सपोर्ट,
फॉलोड बाय 225 के लेवल्स। तो ये दो सपोर्ट लेवल्स हैं जिनके करीब हमें स्प्लिट बाइंग करनी चाहिए। ओके, लास्ट स्टॉक शर्जील इज मारी। मारी ने काफ़ी दिनों बाद हमने देखा कि एक अच्छे वॉल्यूम्स भी दिखाए और 740 से ऊपर ट्रेड हुआ और 730 से ऊपर क्लोजिंग हुई है। नाउ ये क्या टेक्निकली अब शो करता है मारी के लिए? बिल्कुल, आई थिंक मारी में भी हमने आज अच्छा फ्राइडे को अच्छा एक्शन होता हुआ देखा था। वॉल्यूम वाइज भी काफ़ी बेहतर पार्टिसिपेशन थी। इट क्लोज विद एन अपसाइड ऑफ ऑलमोस्ट 13.2 रुपीज़ नियर 730 के लेवल्स ऑलमोस्ट। इसमें व्यू ये है कि प्रीवियसली हमने एक शेयर जो प्रीवियस हमारा एक एनालिसिस था उसमें हमारा ये व्यू था कि 718 के करीब इसकी एक रेजिस्टेंस है, जिसके करीब हमने इसको मल्टीपल टाइम्स रेजिस्ट होता हुआ देखा है। आई थिंक अभी रिसेंट जो इसके अंदर कंसोलिडेशन रही है सिंस द स्टार्ट ऑफ नवंबर और एंड ऑफ अक्टूबर, उसमें भी ये 718 के लेवल्स के करीब हम देख रहे हैं कि ये कंसोलिडेट आके जो है वो इसमें प्रॉफिट टेकिंग होती रही है और उसके नीचे ही कंसोलिडेट करता रहा है। द गुड थिंग अबाउट टुडेज एक्टिविटी है कि इसने इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर जो है वो क्लोजिंग दी है, एंड दैट टू विद गुड वॉल्यूम्स। अब नाउ इफ इट सस्टेन्स अबव 718 तो वी कैन सी कि इट कैन एक्सटेंड इट्स रैली टुवर्ड्स 785 के लेवल्स, जो कि एक वैलिड रेजिस्टेंस लेवल इसलिए भी है क्योंकि अगर आप इसके टॉप को कनेक्ट करके एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो यहाँ पे 785 के लेवल्स की करीब ये इसको मीट करेगा। तो वहाँ पे हम थोड़ी बहुत इनिशियली प्रॉफिट टेकिंग होती हुई देख सकते हैं, फॉलोड बाय द नेक्स्ट रेजिस्टेंस एट ऑलमोस्ट 800 जो इसका ब्लू चैनल है, इसका टॉप है। तो आई थिंक इसमें वैसे तो बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ ही नजर आता है। हाउएवर अगर ये कंसोलिडेशन में भी रहता है तो उस सूरत में भी हम देख रहे हैं कि क्योंकि इसकी जो एक ट्रेंड लाइन है जिसको ये रिस्पेक्ट दे रहा है सिंस अक्टूबर 2024, इसकी भी सपोर्ट ऑलमोस्ट 716 टू 718 के लेवल्स की करीब है। कुछ टाइम के लिए इसने इसके नीचे पेनिट्रेट करके ट्रेड करवाया बट इवेंचुअली इट्स अगेन सस्टेन्ड अबव दैट लेवल। तो आई थिंक अगर ये 716 से 718 के लेवल्स के ऊपर सस्टेन करता रहता है तो वी कैन सी कि स्लोली एंड ग्रेजुअली कैन मूव टुवर्ड्स इट्स रेजिस्टेंस लेवल्स एट 785 फॉलोड बाय 800। अच्छा शर्जील, 785 की आप रेजिस्टेंस बता रहे हैं और क्लोजिंग 730 के पास हुई है, तो ये तो 55 रुपीज़ का गैप है, तो बीच में कोई रेजिस्टेंस लेवल नहीं होगा? ये एक मेजर रेजिस्टेंस है। आई थिंक इसके बीच में तो देयर इज नो रेजिस्टेंस एज सच बिकॉज प्राइस एक्शन इज प्रीटी क्लियर है और यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी नहीं है। बिकॉज फ्राइडे को भी ये 743 के करीब ट्रेड हुआ, से थोड़ा सा ऊपर, एंड देन इट इंट्राडे करेक्शन हुई और 730 के करीब क्लोजिंग हुई है, उससे ऊपर क्लोजिंग हुई है। तो हमें ये रेजिस्टेंस तो नज़र आई है 743 745 के आसपास। नहीं, I think it was just profit taking that was witnessed here. Resistance wise, technically as such there is no resistance between 730 and 785. हाँ, technically as such because सिर्फ आज एक सेशन की एक्टिविटी है तो उस पे I think it won't be fair to say कि it had a proper resistance here. आई थिंक इसकी एक वैलिड रेजिस्टेंस थी वो 718 के लेवल्स की करीब थी और हमने देखा है कि पिछले 2 महीने में ये इसके नीचे प्रॉपर कंसोलिडेट करता रहा है। मल्टीपल टाइम्स इसने अटेम्प्ट करा एंड couldn't break that. Now that it's trading above that, it would be fair to say कि अगर ये 718 के लेवल्स के ऊपर सस्टेन करता है तो उस सूरत में फिर हम मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू होता हुआ ही देख सकते हैं। एंड एज सच प्राइस एक्शन वाइज भी देयर इज नो लेवल इन बिटवीन हॉरिजॉन्टली एज वेल एज कोई ट्रेंड लाइन भी नहीं आ रही जिसको देखते हुए हम ये कंसिडर करें कि बीच में कोई रेजिस्टेंस है। तो आई थिंक इसमें बेहतर स्ट्रैटेजी यही रहेगी कि इफ इट सस्टेन्स अबव 718 तो 785 के ही टारगेट लेवल्स के साथ इसमें काम करना चाहिए। ओके शर्जील, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और अब वक्त हुआ है एक्सपर्ट्स टेक का। शहबाज, इस हफ्ते हमने काफ़ी तेज़ी देखी है और जो की स्टॉक्स हैं उसमें हमको बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी तेज़ी नज़र आई और इंडेक्स है वेट, OGDC, PPL। गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट वीक आपको कैसा लग रहा है? और आप देखिए इस हफ्ते मार्केट तकरीबन 4% बढ़ी है वीक ऑन वीक, व्हिच वाज अबव माय एक्सपेक्टेशंस। नेक्स्ट वीक मुझे लगता है कि मार्केट विल कंसोलिडेट एट दीस लेवल्स। सो अगर कोई कंसोलिडेशन नेक्स्ट वीक होती है, कोई करेक्शन होती है मार्केट में, तो आई थिंक दैट शुड बी ए बाइंग अपॉर्चुनिटी। और मैं दोबारा रिट्रेट करूंगा कि अपने स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करें और फिर अगर आपके लेवल्स पे आते हैं तो उसको आप दोबारा बाय करें। स्पेशली अगर आप देखें इस हफ्ते फर्टिलाइजर्स के नंबर आए जो काफ़ी रोबस्ट नंबर्स थे, तो आई एक्सपेक्ट कि जो ये क्वार्टर होगा, दिसंबर एंडिंग क्वार्टर, काफ़ी बुलिश होगा इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स फॉर ऑल द फर्टिलाइजर कंपनीज। और जहाँ तक बैंकिंग स्टॉक्स हैं उनकी भी रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे होंगे। सो आई थिंक नेक्स्ट वीक माई टेक इज कंसोलिडेशन होगी
अगर कोई करेक्शन होती है, माइनर वीकनेस होती है मार्केट में, दैट शुड बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर द इन्वेस्टर्स, बिकॉज आई थिंक द थीम फॉर द मार्केट नेक्स्ट ईयर इज लिक्विडिटी। लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है मार्केट पे, तो जहाँ भी मार्केट नीचे आएगी वहाँ आई थिंक स्मार्ट इन्वेस्टर विल कैच दैट अपॉर्चुनिटी गोइंग फॉरवर्ड। आई थिंक अगर हम फ्राइडे का सेशन भी देखें तो उसमें जहां मार्केट ने 179, 400, 500 टच किया, और अगर हम इंडिविजुअल स्टॉक्स को भी देखें तो जो इंट्राडे हाइज बने थे, चाहे वो OGDC हो, PPL हो, PS हो, मारी, मैनी स्टॉक्स अपने हाइज से करेक्ट भी हुए। तो इंट्राडे करेक्शन में देखिए यानी कि प्रॉफिट टेकिंग साथ साथ नज़र आ रही है। तो आई थिंक दैट विल कंटिन्यू। मार्केट का सेंटिमेंट पॉजिटिव है, वो हम एक्सपेक्ट कर भी रहे थे। अगर आपको याद हो, मैंने और शहबाज ने बात भी की थी कि जब नया साल शुरू होगा तो नया पैसा मार्केट में आएगा। प्लस जनवरी के 3rd वीक से बोर्ड मीटिंग की डेट्स अनाउंस होना शुरू हो जाएंगी, और वो स्टॉक्स जहाँ पे डिविडेंड्स अच्छे आते हैं उनमें ऑफ कोर्स बैंकिंग सेक्टर शामिल है, फर्टिलाइज़र शामिल है, कुछ दूसरे स्टॉक्स। तो वहाँ पे हमको सबसे ज़्यादा पहले इन्वेस्टर्स जो है वो जाते हुए नज़र आएंगे। वो हमने देखा फ्राइडे को। आई थिंक दिस थिंग विल कंटिन्यू, लेकिन साथ में प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर नज़र आएगी। तो जैसे अभी हमने शर्जील से भी डिस्कस किया, अगर मार्केट में वीकनेस होती है तो लेवल्स देखें, इंडिविजुअल स्टॉक्स के भी देखें, इंडेक्स के भी देखें, और फिर डिप्स पे आप एक्यूमुलेशन उन स्टॉक्स पे कर सकते हैं। लेकिन साथ से जैसे मैंने कहा, ऑन द हायर साइड प्रॉफिट टेकिंग भी ज़रूर करनी चाहिए। वो एक प्रूडेंट स्ट्रैटेजी होगी इन्वेस्टर्स के लिए। सो विद दैट वील क्लोज दिस वीक्स स्टॉक वॉच। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। हैव अ नाइस वीकेंड, टेक केयर, खुदा हाफिज़।